हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि ये लैपटॉप ख़राब हो चुका था। ठीक है, तो एक नया लैपटॉप अरेंज करना पड़ा। बट ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे ज़रा 20 क्वेश्चन देखेंगे हम, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक जो जीएस आता है आपके। ठीक है, और ये कौन सा पेपर है? ये कनिष्क सहायक का पेपर है जो कब हुआ था? 2025 में हुआ था, शायद जनवरी के आसपास। ठीक है, तो ये उसका एग्ज़ाम है, तो वो वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें हमने जीएस वाला पोर्शन को पूरा कर लिया था। अब हम देखेंगे स्टेट रिलेटेड से जो भी जीएस का पोर्शन था। ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? देखो, उत्तराखंड विधानसभा की समिति क्यों बनती है? ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन सारी चीज़ों को मुद्दा, ठीक है, मुद्दे होते हैं तो जो, ठीक है, उनको टैकल करने के लिए क्या बनती है? विधानसभा समितियां बनती है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ठीक, लेकिन जैसे युवा मामलों पर जो समिति बनती है ना, इसके लिए एक अलग सा मंत्रालय है। ठीक है, इसके लिए एक अलग सा मंत्रालय, और वो कौन सा मंत्रालय है? युवा और खेल मंत्रालय है। ठीक है, अब जैसे स्थानीय बोली और भाषा के लिए क्या बनती है? विधानसभा की समिति बनती है। पलायन आयोग, जैसे आपको पता होगा, पलायन से संबंधित जितना भी डेटा बनता है वो कौन बनाती है? समितियां बनाती हैं। भू कानून पर भी आपकी कौन सी समितियां बनी थी? 2 समितियां तो बनी थी। ठीक है, पलायन को रोकने के लिए भी समितियां बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होना था वो 2 होना था, 2 3 4, वो होना था 2 3 4। ठीक है, तो ये तो एक स्पेसिफिक जो आपके पास क्वेश्चन था, इसको देख लिया हमने। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम भू कानून को क्या कर लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो तो पलायन आयोग भी जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट वो यहाँ पर जगह नहीं थी, तो पलायन आयोग को हम फर्दर कभी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और मतलब बहुत जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं भू कानून को। ठीक है, तो भू कानून की ज़रूरत कब से पड़ी और क्यों पड़ी? देखो, हुआ क्या था कि 2003 में एनडी तिवारी की, नारायण दत्त तिवारी जी की एक सरकार बनती है। वहाँ पर क्या बोला जाता है कि बाहरी लोग कितनी भूमि उत्तराखंड में ले सकते हैं? तो 500 वर्ग मीटर क्या ले सकते थे? भूमि को ले सकते थे। कहाँ पर? उत्तराखंड में ले सकते थे। उसके बाद 2003 के बाद 2007 में जब भुवन चंद खंडूड़ी की सरकार आती है, ठीक है, इनकी सरकार आती है, तो तब वहाँ पर और स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और वहाँ पर बोला जाता है कि 250 वर्ग मीटर पर ही क्या ले सकते हैं? बाहरी लोग उत्तराखंड में भूमि ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं? उनका एक मोटिव होता है क्या, कि सरकार ने निवेश और औद्योगिकरण को क्या दिया था? यहाँ पर बढ़ावा दिया था। अब जब सरकार ने यहाँ पर क्या करा था कि औद्योगिक करण को बढ़ावा दिया, निवेश को बढ़ावा दिया, तो 2018 में क्या हुआ कि यूपी जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। अब जब संशोधन कर दिया गया तो उत्तराखंड में उद्योग, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी क्या कर सकता था? असीमित मात्रा में कृषि भूमि को खरीद सकता था। ठीक है, और कृषि भूमि को तो खरीद सकता था, साथ में क्या हो गया कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन करना भी 2018 में क्या हो गया? आसान हो गया, आम हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जनता में आक्रोश बढ़ा। ठीक है, जब जनता में आक्रोश बढ़ा तो जनता ने मांग करी। जनता ने क्या मांग करी? जैसे हिमाचल प्रदेश का एक एक्ट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक एक्ट है, 1971 का एक्ट है, उसकी जो धारा 118 है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है। ठीक है, तो जो भी लोग बाहर से आते हैं हिमाचल प्रदेश में भूमि लेने के लिए, उनको वो इतनी आसानी से भूमि नहीं मिलती। दूसरी शर्त जनता ने ये रखी कि जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पर जो कौन सी धारा चलती है? अपनी 371 धारा चलती है। वैसे ही उत्तराखंड में भी क्या लाई जाए? 371 धारा को किया जाए, शुरू किया जाए। उसके बाद क्या होता है कि 2021 में एक समिति बैठती है। ठीक है, कौन सी समिति बैठती है भाई? सुभाष कुमार समिति बैठती है 2021 में। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक बनाई जाती है? तो भू कानून के लिए ही बनाई जाती है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन फर्दर आगे भी पूछा जा सकता है कि सुभाष कुमार समिति का संबंध किससे है? भू कानून से है। ठीक है, तो सुभाष कुमार समिति जी की सुभाष कुमार एक समिति बनती है 2021 में, और वो 2022 में सिफारिशें देती है। और कितनी सिफारिशें देती हैं? तो 23 सिफारिशें देती हैं। उन 23 सिफारिशों में से एक सिफारिश मुझे जो अभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो ये थी कि जो डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उससे ये अधिकार को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, उससे ये अधिकार को क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। मुझे एक ही अभी याद है फिलहाल तो। ठीक है, बाकी आप देख लेना कि 23 सिफारिशें इसमें क्या थी, मतलब थोड़ा सा गूगल तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, मतलब जो भी इन्होंने सिफारिश दी थी इसकी जांच करने के लिए राधा रतूड़ी जी के साथ एक क्या बनी गई थी? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। तो जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके बाद क्या हो गया था कि 21 फरवरी 2025 को पूरे प्रदेश में क्या हो चुका था? भू कानून
लागू हो चुका था, ठीक है। भू कानून क्या हो चुका था, लागू हो चुका था, ठीक। अब भू कानून क्यों जरूरी था, देखो 3 एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भू कानून, ठीक है। पहला तो जो डेमोग्राफी है किसकी, उत्तराखंड की, उसको बचाने के लिए। दूसरा है पर्यावरण, उसको बचाने के लिए। और उत्तराखंड में भाई सीमित संसाधन है, सीमित प्राकृतिक संसाधन है। इन तीनों के संरक्षण के लिए ही ये भू कानून बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, ठीक है। बेसिकली मतलब अगर आप बहुत ब्रॉड लेवल पर सोचते हैं तो आपके पास ये 3 क्या आएंगे, 3 ही तरीके से आप इसका संरक्षण कर सकते, संरक्षण करना चाहते हैं। और उसी के लिए क्या बन गया था, भू कानून बन गया था। अब भू कानून के में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे 11 पहाड़ी जिलों में के कृषि भूमि खरीदने पर पूर्ण तरीके से क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, ठीक है। मैदानी जिलों में थोड़ा सा छोड़ दी, और घर बनाना भी हो तो 250 वर्ग मीटर या अगर 250 वर्ग मीटर को आप किस में बदलो, 250 वर्ग मीटर को आप अगर, क्योंकि आपके पास ना कई बार क्या आ सकता है कि ये डिजिट चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर ये फीट में आ गया है ना, फीट स्क्वायर में आ गया तो कितना हो सकता है ये 250 वर्ग मीटर, अगर आप इसको फीट स्क्वायर में चेंज करो तो ये कितना हो जाएगा, 2690 फीट स्क्वायर के आसपास, हाँ इतना हो जाएगा ये शायद, ठीक है। थोड़ा सा आप चेंज करना जरा, मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में चेंज करना। तो 250 को अगर आप फीट स्क्वायर में चेंज करते हो तो 2690 फीट स्क्वायर, मतलब ये डेटा कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसा भी आ सकता है, फीट स्क्वायर में भी पूछ सकते हैं आपको स्टेटमेंट वाइज में, ठीक है। और इसमें भी एक चीज़ थी कि क्या एक परिवार एक प्लॉट, यहाँ पर शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मतलब पूरे परिवार ने क्या हो, पूरे उत्तराखंड में एक ही प्लॉट लिया हो, और वो भी कितना, केवल 250 वर्ग मीटर का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर डीएम वही वाला सिस्टम जो मेरे को ऊपर भी आता है, यहाँ पर ये भी था कि डीएम के अधिकार से इसको बाहर कर दिया गया था इस चीज़ को, ठीक है। ये जो भूमि को बेचना और इसको कृषि से गैर कृषि में परिवर्तित करना, ये सारी चीज़ें इनके डीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दी गई हैं, ठीक है। फिर डिजिटल पोर्टल की डिजिटल पोर्टल से भी आप इसमें निगरानी रख सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली भू कानून के एस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा ना डिटेल में एक नॉलेज दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ये जो 23 सिफारिशें ये थोड़ा सा पढ़नी पड़ेंगी, और थोड़ा सा अपने तरफ से भी भू कानून को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो आपके लिए प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इवन अब अगर आप क्या दे रहे हैं, री एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी ये क्वेश्चन बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है आपके लिए, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, उजेली और अनेरी होली, उजेली और अनेरी होली त्यौहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है, तो ऑब्वियसली बात है ये थारू जनजाति से संबंधित है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। अब जो उजेली क्या है, उजेली होली है वो क्या है कि फागुन शुक्ल पक्ष से आता है ये, और बढ़ते हुए चंद्रमा के साथ, मतलब जब क्या होता है, जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो ये तब क्या आता है, ये होली खेली जाती है, उजेली होली। और ये एग्जैक्ट उसी टाइम पे खेली जाती है जब मेन होली खेली जाती है ना, जब पूरा देश क्या करता है, होली खेलता है, पूरा जो हिंदू समाज है वो होली खेलता है, उसी के आसपास क्या आती है, ये उजेली होली आती है, ठीक है। लेकिन जो अनेरी होली है ना, ये कृष्ण पक्ष, मतलब जब क्या होता है, चंद्रमा घटता हुआ रहता है, और ये मुख्य होली से पहले पहले आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना कि जो उजेली होली होती है ये बढ़ते हुए चंद्रमा के साथ आती है, और ये मेन होली के दिन ही क्या मनाया जाता है, उजेली होली मनाई जाती है। लेकिन जो अनेरी होली मनाई जाती है ये होली से पहले, ठीक है, मुख्य होली से पहले ही मना दी जाती है, जब क्या चलता है, फागुन का कृष्ण पक्ष चलता हुआ रहता है, तो उस टाइम पे मनाई जाती है, ठीक है। बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो थारू में जो एक खिचड़ी नृत्य होता है, ये पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। थारू लोग क्या करते हैं, दीपावली को शोक के तरीके से मनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। और होली इनके लिए क्या है, खुशी का पर्व है, ठीक है। होली को ये बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दीपावली को क्या मनाते हैं, ये शोक के तरीके से मनाते हैं, ठीक है। फिर जौनसारियों का जो इम्पोर्टेंट क्या है त्यौहार है, वो क्या है, जैसे विश्व मेला हो गया, माघ मेला हो गया, जागड़ा मेला हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भोटियों का जैसे कंडाली त्यौहार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12 सालों में आता है कंडाली त्यौहार, ये आपको पता होगा, ठीक है। गबला हो गया, लोसर हो गया, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट त्यौहार है ये किससे संबंधित है, तो भूटिया से संबंधित है। बाकी आप संथाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी कहाँ पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। कि संथाल जनजाति ये उत्तराखंड में तो नहीं मिलती है, लेकिन संथाल जनजाति कहाँ मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी देख लेना कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन है, थारू जनजाति है, पर पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थोड़ा सा ये देख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया। देखो वो खंगला वार मेमोरियल है, ठीक है, खंगला वार मेमोरियल है, ठीक है। तो एक युद्ध इंपॉर्टेंट है, नाला पानी का युद्ध, ठीक है। इस
थोड़ा इस युद्ध को भी आप अपने दिमाग में रखना। तो जो नाला पानी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1814 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हुआ था, ठीक है। और अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में 1814 से और 1816 तक, जब तक क्या नहीं हो गई, सुगोली की संधि नहीं हो गई, तब तक युद्ध लड़ते रहे। लेकिन नाला पानी एक स्टार्टिंग युद्ध था, ठीक है। नाला पानी क्या था? एक स्टार्टिंग युद्ध था, ठीक है। अब ये कहाँ पर लड़े जा रहे थे? तो देहरादून के खंगला किले में ये लड़े जा रहे थे, ठीक है। एक बात को याद रखना। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? गिलेस्पी था, गिलेस्पी था, ठीक है। गिलेस्पी था। और गोरखाओं की तरफ से कौन था? तो बलभद्र सिंह थापा थे, ठीक है। अब गिलेस्पी के पास बहुत अच्छी सेना थी, मतलब प्रॉपर सैनिक जिसे कहते हैं। और 3000 क्या थे इनके पास? प्रॉपर सैनिक थे। लेकिन बलभद्र सिंह थापा जी के पास केवल 600 सैनिक थे। इसमें कुछ तो बच्चे थे, ठीक है, कुछ सैनिक थे भी नहीं, कुछ महिलाएं भी क्या थी इसमें? सैनिक थी। लेकिन तब भी ये बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़े थे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है? दोनों की मृत्यु हो जाती है। बलभद्र सिंह थापा जी की भी मृत्यु हो जाती है और गिलेस्पी की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस वजह से इनकी वीरता से, मतलब जो नाला पानी की युद्ध हुआ था, ठीक है, एग्जैक्टली इसमें जो बलभद्र सिंह थापा है इनकी भी वीरता को बताया गया है और गिलेस्पी की भी वीरता को बताया गया है। और इन दोनों की ही सम्मान में यहाँ पर क्या बताई गई है? तो खंगला वार मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। तो ये तो इंपॉर्टेंट था, खंगला वार मेमोरियल। अब गब्बर सिंह मेमोरियल, ठीक है, ये यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहले तो जो गब्बर सिंह जी थे ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो टिहरी में हुआ था। टिहरी चंबा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। टिहरी चंबा में इनका जन्म हुआ था। और जो इनका गब्बर सिंह मेमोरियल है वो भी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल के चंबा में है, ठीक है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो फ्रांस का न्यूवे चैपल एक जगह है, वहाँ पर ये लड़ने गए थे। कई बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जो गब्बर सिंह थे वो लड़ने कहाँ पर गए थे? तो न्यूवे चैपल में क्या करने गए थे? वहाँ पर लड़ने गए थे। वहाँ पर ये क्या गए थे? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने गए थे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, मतलब होमवर्क क्या, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध से अतिरिक्त, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ही कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको कहाँ पर बताने हैं? कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। बाकी गब्बर सिंह के बारे में आपको यहाँ पर बताए गए। और ये पहले क्या थे? विक्टोरिया क्रॉस विजेता भी थे। कौन? गब्बर सिंह को ही क्या मिला था? विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था पहला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड वार मेमोरियल हो गया, चाहे चिड़बाग मेमोरियल हो गया, ये दोनों कहाँ पर हैं? देहरादून में। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हुए हैं? स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में क्या बनाया गया है? ये मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखना। और जो ये दोनों मेमोरियल है ये कहाँ पर है? देहरादून में है। खंगला वॉर मेमोरियल कहाँ पर है भाई? देहरादून में है, ठीक है। गब्बर सिंह मेमोरियल कहाँ पर है? तो टिहरी गढ़वाल चंबा में है। आपको ये याद रखना है। बाकी ये न्यूवे चैपल में क्या गए थे? मतलब भारत की या अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। और न्यूवे चैपल कहाँ पर है? तो फ्रांस में है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। बाकी जो चौथा क्वेश्चन है, देखो ये तो बड़ा एक इजी क्वेश्चन है और आपको नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में सारी जानकारी पता होंगी, ठीक है। और ये हम डीएनए में भी एक बार कवर कर चुके हैं, ठीक है। डीएनए में भी, डेली न्यूज़ एनालिसिस में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, बिल्कुल नौटी गांव से प्रारंभ होती है। चमोली के नौटी गांव से प्रारंभ होती है और हेमकुंड तक क्या होती है? ये यात्रा होती है। 12 सालों में ये एक बार होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बिल्कुल बेदनी बुग्याल भी क्या है? महत्वपूर्ण पड़ाव है। और बेदनी बुग्याल ही ऐसा बुग्याल है जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना, ये भी किसी पेपर में आया हुआ था, ठीक है। बाकी ये जो यात्रा है ये पूरी की कितनी लंबाई है इस यात्रा की? तो 280 किलोमीटर है, 19 से 20 दिन ये चलती है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी आपको ये बताना है कि बेदनी बुग्याल कौन से जिले में है, ठीक है। जस्ट फॉर द क्रॉस क्वेश्चनिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेदनी बुग्याल कौन से जिले में, ये आपको कहाँ पर बताना है? तो कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब देखो 5वां क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यांकरण मतलब होता है ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर से जुड़ा हुआ है, मतलब जिसने ट्रांसलेशन किया है इसका, किसका? पांडुकेश्वर ताम्र लेखों का, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना कि जो पांडुकेश्वर ताम्र लेख है ना, ये कहाँ से मिले हैं? तो चमोली के योग ध्यान बद्री से मिले हैं ये, ठीक है। जो पांडुकेश्वर ताम्र पत्र लेख हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो योग ध्यान बद्री से मिले हैं, ठीक है। कहाँ पर है योग ध्यान बद्री? तो चमोली में है। और ये किससे संबंधित है? तो कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। और कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है, ठीक है।
तो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये राजेंद्र लाल मित्रा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राजेंद्र लाल मित्रा से क्या जुड़ा हुआ है, ये ट्रांसलेशन जुड़ा हुआ है। राजेंद्र लाल मित्रा जी ने क्या करा है, पांडुकेश्वर ताम्रलिखों का क्या करा है, ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। इनसे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या थे, ये पहले भारतीय अध्यक्ष थे। देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो क्या थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, उसके क्या थे, ये पहले भारतीय अध्यक्ष थे। कौन, राजेंद्र लाल मित्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए क्रॉस क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कहां पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब राजेंद्र लाल मिश्रा के बारे में एक फैक्ट और भी है कि जब एटकिंसन क्या कर रहा था, हिमालयन गजेटियर, देखो इनके द्वारा ही लिखी गई ना, हिमालयन गजेटियर किसके द्वारा लिखी गई है, एटकिंसन के द्वारा लिखी गई है। और जब एटकिंसन क्या कर रहा था, हिमालयन गजेटियर का संकलन कर रहा था, तो उन्होंने राजेंद्र लाल मित्रा को ही बुलाया था, किस चीज़ के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। जो ऐसे ताम्रलेख है उनका ट्रांसलेशन करने के लिए एटकिंसन ने किसे बुलाया था, तो राजेंद्र लाल मित्रा को बुलाया था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सनैलिटी है, इनको आप इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी, ये आप कहाँ पर बताएंगे, कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। वीएस वांकांकर, तो इन्होंने क्या करी थी, भीमबेटका जो गुफाएं हैं उनकी खोज करी थी। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं भाई, मध्य प्रदेश में है। मधुकर केशव धवलीकर ने क्या करा है, इनाम गांव की खोज करी है, और ये कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर नयन जोत लहरी कौन है, इन्होंने क्या करा है, अशोक और भारतीय व्यापारिक मार्गों की खोज करी है। मतलब अशोक के बारे में जितने भी इनके इंक्रिप्शन वगैरह हैं, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज एक्वायर कौन कर रहे हैं, नयन जोत लहरी कर रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और जो इन्होंने क्या करा है, भारतीय व्यापारिक मार्गों की भी खोज करी है, किसने, नयन जोत लहरी ने, ठीक है, लहरी ने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक डिटेल वे में जो PYQ होने चाहिए, जैसे आपके द्वारा एनालिसिस होने चाहिए, उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो छठवां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है, ठीक है। गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। देखो ढोल सागर ये क्या है, गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित है। क्यों, क्योंकि देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति नाद ध्वनि से हुई है, ये कौन बताता है, ढोल सागर बताता है हमको, ठीक है। जो इसमें ताल है, जैसे नौबत ताल हो गई, रहमानी ताल हो गई, ये तालें हैं इसमें, ठीक है। पारंपरिक रूप से जो ओजी होते हैं या दास होते हैं, ये समुदाय के पास क्या है, मौखिक या पांडुलिपि में इनका क्या है, ज्ञान है, किसका, ढोल सागर का ज्ञान है। किनके पास है, ओजी और जो दास हैं, ठीक है। जो ये समुदाय है इनके पास क्या है, मौखिक और पांडुलिपि का ज्ञान है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सभा सागर है, ये क्या है, गुरु शिष्य का संवाद है, ठीक है। जो सभा सागर है वो क्या है, गुरु शिष्य का संवाद है। बाकी जो समेणा है, समेणा क्या है, लोक कथाएं हैं, विशिष्ट गायन है। तो या तो इसका आंसर बी होगा या तो फिर इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, बट ये मुझे भी कंफर्म नहीं पता, ठीक है। मैंने इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, बट मैं इसमें थोड़ा असफल रह पाया, ठीक है। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की थी इसकी, वो मुझे मिली ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर किसी को पता है तो थोड़ा ये बता देना कि इसमें इसका आंसर बी होगा या डी होगा, इसके बारे में थोड़ा सा कहाँ पर बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी ए और सी तो के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके फर्दर एग्जाम के लिए, ठीक है। अब जो सातवां क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, ठीक है। तो कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नक्षत्र सभा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, खगोल पर्यटन, ठीक है। क्या है, खगोल पर्यटन, एस्ट्रो टूरिज्म। तो एस्ट्रो टूरिज्म हमेशा प्रकृति से खुले आसमान में होता है, प्रकृति से खुले आसमान में ही क्या हो सकता है, एस्ट्रो टूरिज्म होता है, ठीक है। पर जैसे जो कृत्रिम रूप से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। देखो अगर क्या हो रहा है, अगर आपको खगोल पर्यटन करना है तो आपको प्रकृति के रूप में देखना पड़ेगा आसमान को, ठीक है। प्रकृति के खुले आसमान में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको कृत्रिम रूप से ये देखना है तो वो तारामंडल करते हैं। अब जैसे तारामंडल क्या है, तो कृत्रिम रूप से तारों और ग्रहों को देखने वाले इंडोर थिएटर को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और एक तारामंडल क्या है, जैसे नेहरू तारामंडल, और ये कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, तो पौड़ी में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, पौड़ी, ठीक है, पौड़ी में ये क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, क्या, नेहरू तारामंडल, ठीक है। ये तो क्या है
आपको आर्टिफिशियल और जो आर्टिफिशियल और जो प्राकृतिक तरीके से एस्ट्रो टूरिज्म है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है। जो कृत्रिम तरीके से होता है उसे क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। जो बाकी प्राकृतिक तरीके से होता है वो कौन सा अभियान है, नक्षत्र सभा है। तो नक्षत्र सभा क्या है कि भारत का डार्क स्काई, ठीक है, और UTDB देखो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्टार स्केप्स के सहयोग से, स्टार स्केप्स एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो इसी तरीके के पर्यटन से जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसे खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो जो हमारा क्या है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके के द्वारा और किसके सहयोग से, इस कंपनी के सहयोग से, स्टार स्केप्स कंपनी के सहयोग से क्या हो रहा है, नक्षत्र सभा डेवलप हो रही है, ठीक है। तो जो सबसे पहले नक्षत्र सभा बनी थी वो कहाँ पर बनी थी, जॉर्ज एवरेस्ट में बनी थी। फिर बेनीताल में भी बन रही है, ठीक है। इसको बेनीताल जो चमोली में एक गाँव है, इसको पूरा एस्ट्रो विलेज के तरीके से क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। उत्तरकाशी का जो जादूंग गांव है उसको भी उसके लिए, ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है। जो कौसानी है बागेश्वर का, वहाँ पर भी ये हो रहा है, ठीक है। अब ये नक्षत्र सभा क्या करती है, तो स्टार गेजिंग का काम करती है, ठीक है, सोलर ऑब्जर्वेशन का काम करती है, मतलब जो सूर्य है, सूर्य कैसे घूम रहा है वगैरह इसके बारे में बताती है। फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी की जो प्रतियोगिताएं करवाती हैं, कार्यशालाएं करवाती हैं और जो सेमिनार्स करवाती हैं, वो सारे के सारे चीज़ें कौन करवाता है, नक्षत्र सभा करवाता है, ठीक है। बाकी डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है, तो हानले, और हानले कहाँ पर है, लद्दाख में। और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है, तो लद्दाख में, हानले है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 7वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है, ठीक है। तो देखो जो महर्षि वेदव्यास है, कितने पुराण है, 18 महापुराण है, ठीक है, 18 महापुराण है। और जो गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार है वो किसमें है, स्कंद पुराण में है भाई। स्कंद पुराण क्या है, सबसे विशाल क्या है, पुराण है। इसमें 5 हिमालयों की बात करी गई है और 5 हिमालय में से एक हिमालय है केदारखंड, और उसी में किसकी जानकारी मिलती है, तो गढ़वाल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने स्कंद पुराण के बारे में, और इसी के बारे में क्या है, 4 धामों का विस्तार से यहाँ पर वर्णन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पद्म पुराण, पद्म पुराण दूसरा सबसे बड़ा क्या है, पुराण है, ठीक है। और भगवान विष्णु की इसमें महिमाओं के बारे में बताया गया है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया गया है। जो आपके फास्ट वगैरह करते हो, जो त्यौहार वगैरह है, उस पर क्या है, केंद्रित है। कौन सा है, तो पद्म पुराण है। ये आने वाले टाइम में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु की महिमा कौन से पुराण में है, ठीक है। जो व्रत और जो त्योहारों पर केंद्रित पुराण है वो कौन सा पुराण है, तो वो पद्म पुराण है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा बड़ा क्या है, पुराण है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो शिव पुराण है उसमें क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। जो वामन पुराण है इसमें क्या है कि विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में बताया गया है। और जो राजा बलि की कथा है वो भी कहाँ पर है भाई, वामन पुराण में है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 8वां क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो 9वां क्वेश्चन, लेकिन 9वें क्वेश्चन से पहले हम 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देखो क्या इंपॉर्टेंट है। निम्न 2 वक्तव्यों को दिया गया है, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। मतलब ए को क्या बताया गया, कथन, और आर क्या है, उसका कारण है, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। क्या पहला क्या बता रहा है, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि आप केवल अब ये नहीं रट सकते कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है भाई, ठीक है। तो आप ये नहीं रट सकते। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी का स्रोत है, तो भिलंगना नदी का स्रोत है, ठीक है। और कारण क्या है, यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर आपको माना ये स्टेटमेंट भी नहीं पता कि यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में, देखो आपको ये तो पता है ना कि केदारनाथ कहाँ पर है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। और अगर आप उत्तराखंड का नक्शा देखोगे तो रुद्रप्रयाग से पीछे क्या है, टिहरी है। मतलब पूर्व में क्या है, रुद्रप्रयाग है, और पश्चिम में क्या है, टिहरी है। तो आप मतलब अगर आपको थोड़ा सा क्या है उत्तराखंड के मैप का थोड़ा सा नॉलेज भी है तो तब भी आप इसका कारण बता सकते हो कि ये कारण सही है, ठीक है। अब बाकी 10 किलोमीटर की तो जो बात है, तो कोई फीता लेके तो गया नहीं है वहाँ पे कि जो नाप लेगा। तो ये एक ट्रिक होती है किसकी, एग्जामिनर की, आपको फंसाने की, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आपको केवल और केवल ऐसा नहीं चलेगा कि आपने खतलिंग ग्लेशियर रट दिया कि खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है और ख़त्म हो जाएगा। आपको साथ साथ में पता होना चाहिए कि खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, कौन सी जगह में ये खतलिंग ग्लेशियर है, ये आपको क्या होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक कथन सत्य है और आर इसका क्या कर रहा है, अच्छे से क्या बता रहा है, रीजन भी बता रहा है,
भी दे रहा है, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट, हाँ मतलब सॉरी, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है और यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर के पश्चिम में है, ठीक है। अब 10 किलोमीटर है या नहीं है, इसकी तो स्पष्टीकरण नहीं है ना, मतलब कोई फीता लेके तो सही में थोड़ी गया है कि वहाँ पर कोई बता देगा कि सही है या नहीं है। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर तो है ही, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे, ठीक है, 9वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले एक तरफ है ग्लेशियर कि सुंदर डूंगा ग्लेशियर का, जो सुंदर डूंगा ग्लेशियर ये कहाँ पर है भाई, बागेश्वर में है। और यहाँ से कौन सी कहाँ पर है ये, तो पिंडारी के पश्चिम में है, ठीक है। जो पिंडारी ग्लेशियर है उसके क्या है, ये पश्चिम में है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और जो पिंडारी ग्लेशियर ये भी कहाँ पर है, बागेश्वर में है। और पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो पिंडर नदी निकलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर डोकरानी ग्लेशियर, जो डोकरानी ग्लेशियर है वो कहाँ पर है भाई, उत्तरकाशी में है। और डोकरानी ग्लेशियर का जो डोकरानी ग्लेशियर है वो कहाँ पर है भाई, तो वो कहाँ पर है, भागीरथी नदी के बेसिन पर क्या है, डोकरानी ग्लेशियर। देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा याद रखना कि जो गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है, भागीरथी उद्गम होती है, मतलब जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से क्या होती है, भागीरथी निकलती है। लेकिन अगर उसने कभी पूछ दिया कि भागीरथी नदी के बेसिन पर कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो कौन सा ग्लेशियर है भाई, डोकरानी ग्लेशियर है, ठीक है। फिर नामिक ग्लेशियर ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। और जो पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, नामिक ग्लेशियर से होता है, ठीक है। फिर जो खतलिंग ग्लेशियर है ये टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलती है, भिलंगना नदी का ये उद्गम स्थल है, ये हम नीचे भी देख चुके हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर भी देख चुके हैं, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। और भिलंगना की उद्गम स्रोत है, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी, तो जोगी सिंह बिष्ट ने करी थी। और सुरेंद्र सिंह पंवार ने किसकी खोज करी थी, तो खतलिंग ग्लेशियर की करी थी, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पर कुछ और भी ग्लेशियर हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे ग्लेशियरों से बना हुआ है, जैसे रतन बम हो गया, चतुरंगी हो गया, स्वच्छंद हो गया, ये इन छोटे छोटे ग्लेशियरों से क्या बना है, एक बड़ा ग्लेशियर बना है। और वो कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। बिलम ग्लेशियर है, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी जिले में है ये, ठीक है। बाकी ये कौन से दो पर्वतों के बीच में है, तो नंदा देवी पर्वत और त्रिशूल पर्वत के बीच में है। आपको क्या बताना है, नंदा देवी की कितनी ऊंचाई है, ठीक है, पूर्वी नंदा देवी और पश्चिमी नंदा देवी दोनों की ऊंचाई बतानी है। और त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ से जो मिलम ग्लेशियर है वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो गौरी गंगा का क्या होता है, यहाँ पर उद्गम होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी ये हमने देखा था पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है, बागेश्वर में, लेकिन कुछ हद तक कहाँ तक फैला हुआ है, चमोली और पिथौरागढ़ में भी फैला हुआ है। उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन है, पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। और ये कहाँ को यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो पिंडर नदी निकलती है। फिर सतोपंत और भगीरथ खड़ग ग्लेशियर कहाँ पर है, चमोली में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है भाई, अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। सतोपंत और भगीरथ खड़ग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा नदी निकलती है। बाकी है चौराबाड़ी ग्लेशियर है, जो ये रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो मंदाकिनी नदी निकलती है। और 2013 में क्या हुआ था, केदारनाथ में आपदा आई थी, वो चौराबाड़ी ताल के टूटने से ही आई थी। इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं, ठीक है, जो चौराबाड़ी ताल है इसको क्या कहते हैं, गांधी सरोवर भी कहते हैं। और इसी के टूटने से क्या आई थी, तो 2013 की जो एक खतरनाक आपदा थी केदारनाथ में, वो देखने को मिली थी। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, जैसा एग्जामिनर चाह रहा है। देखो यहाँ पर उन्होंने सीधे पूछा कि सुंदर डूंगा ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में, ठीक है। डोकरानी ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में। नामी ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी में, ठीक है। यहाँ तो आपने ये रट लिया, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा और डिटेल में पूछ लिया। तो हमने क्या करा कि जितने ग्लेशियर हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वहाँ से ये भी बता दिया कि कहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है। जैसे मिलम से गौरी हो गई, गंगोत्री से भागीरथी हो गई, पिंडारी से पिंडर नदी हो गई, सतोपंत से अलकनंदा हो गई, चौराबाड़ी से मंदाकिनी नदी हो गई, खतलिंग से भिलंगना नदी हो गई। डोगरानी किस नदी के बेसिन पर है, तो भागीरथी नदी के बेसिन में है। नामिक ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो पूर्वी रामगंगा का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। बाकी खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी थी, तो जोगी सिंह बिष्ट और सुरेंद्र सिंह पंवार ने करी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, देखो कौन सा गीत बरसात के दिनों में बरसात के दिनों का गीत है, ठीक है। कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो चौमास,
देखो अगर आप थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद करोगे ना, चौ मतलब 4 होता है और मास मतलब 4 महीने, और 4 महीने क्या होते हैं, वर्षा के होते हैं। कौन सा, आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया और अश्विन होता है, तो वर्षा के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो ये चौमास गीत होता है ना, वो कौन सा होता है, एक तो प्रकृति की सुंदरता के लिए होता है, कृषि कार्यों के लिए होता है, विरह के लिए होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो विरह यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो विरह का मतलब क्या है, बिछड़ना, ठीक है। तो मैंने ये, जब मैं इसको देख रहा था ना, मैं इसको बारे में पढ़ रहा था, तो जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे बताते थे, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि बुजुर्गों के सामने बैठना चाहिए, ठीक है। तो मेरे दादाजी बताते थे मुझे कि जो चौमास गीत होता है उसमें जो विरह का मतलब है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जब ये जो ऋतु होती है ना, जो वर्षा ऋतु, तो इसमें क्या होता है कि रास्ते टूटते हैं, सड़क टूटती है। अब आपके आज के जैसे तो जेसीबी है नहीं ना कि फट से जाएगा और फट से उसी टाइम रास्ता बन जाएगा। मतलब जब वर्षा ऋतु में उस टाइम पे कोई पुल टूटता रहा होगा, कोई रास्ता टूटता रहा होगा, तो वो 3-3, 4-4, 5-5 महीनों में बनता रहा होगा। तो उसकी याद में, तो वहाँ पर पत्नी क्या करती थी, अपने पति की याद में क्या करती थी, गाना गाती थी। और वो कौन सा गाना होता था भाई, चौमास गीत होता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो थड़िया नृत्य है, ये वसंत टाइम पे होता है। थड़ का मतलब होता है आंगन में, और ये भी कौन गाती थी, विवाहित महिलाएं गाती थी, ठीक है। बाकी फोफली तो मुझे आज दिन तक नहीं पता कि फोफली नृत्य क्या होता है, ठीक है। अगर ये चौफला नृत्य होता तो शायद इसके बारे में फिर पता कर किया जा सकता है। बाकी फोफली नृत्य गीत के बारे में अभी कोई जानकारी मुझे भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 12वां क्वेश्चन है, ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो सेना है ना, हमारी सेना, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनके भी आप ऐसे ही ये इनको याद कर लो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। लेफ्टिनेंट के बाद क्या बनता है, ठीक है। उधर एडमिन जो भी मतलब उनकी क्या है, ऐसी क्या है, जो प्रमोशन वाला वो है, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या बनता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है चीफ सेक्रेटरी, सबसे पहले होता है मुख्य सचिव, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, दूसरे नंबर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आता है। तीसरे पे आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चौथे पे आता है सेक्रेटरी। पाँचवें पे आता है एडिशनल सेक्रेटरी। छठवें पे आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। सातवें पे आता है डिप्टी सेक्रेटरी। और आठवें पे क्या आता है, अंडर सेक्रेटरी। तो अंडर सेक्रेटरी यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा पद है, और चीफ सेक्रेटरी क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा पद है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना। पहले सबसे छोटा है अंडर सेक्रेटरी, फिर उससे ऊपर सीनियर में कौन है, डिप्टी सेक्रेटरी। उससे सीनियर में कौन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी से सीनियर में कौन है, एडिशनल सेक्रेटरी है। एडिशनल सेक्रेटरी से ऊपर कौन है, तो प्रिंसिपल सॉरी, हाँ, सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी से ऊपर कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ऊपर कौन है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और लास्ट में कौन है, तो चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो थोड़ा इसको याद कर लेना आप, ठीक है। बाकी जो ये 13वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रू टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया था। देखो जो डीएनए में मैं आपको पीआईबी कराता हूँ ना, वो इसी क्वेश्चन के उसमें कराता हूँ, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन क्या आया है, अगर आप आज भी सर्च करो ना, तो 10 सितंबर 2024 की पीआईबी न्यूज़ देखना। गूगल में सीधे सर्च करना कि 10 दिसंबर नहीं, 10 सितंबर 2024। और मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम पे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये डिटेल में पढ़ा भी था, ठीक है, कि अपने उत्तराखंड में एक रू टैग स्मार्ट विलेज बन रहा है, खूंट गाँव में, ठीक है, अल्मोड़ा में बन रहा है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक न्यूज़ है, ठीक है। और ये देखो करंट अफेयर से आई है, और कहाँ से आई है, तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से आई है। मतलब ये डेली न्यूज़, मतलब उत्तराखंड के लोकल अखबारों में भी जाहिर सी बातें आई होगी, लेकिन ये डेली न्यूज़ सॉरी पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की कटआउट में आज आपको आज भी मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रू टैग की फुल फॉर्म क्या है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है इसका, ठीक है। इसकी पहल किसने करी है, तो भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कार्यालय ने इसकी पहल करी है। बाकी उत्तराखंड में इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, आईआईटी रुड़की है, ठीक है। यही हो गया। बाकी तो क्या है, तो सिरमौली, देखो सरमौली कौन है, सरमौली क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, पिथौरागढ़ का है। और खूंट गांव कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर ही क्या, ये खूंट गांव क्या था, तो गोविंद बल्लभ पंत जी का गांव भी है, यही है, कौन सा, खूंट गांव, ठीक है। बाकी 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना करी है, तो लीलानंद कोडनाला जी ने करी है, ठीक है। तो लीलानंद कोडनाला एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। बाकी हर्षपुरी हो गया, हरे कृष्ण हो गया, तो ये स्टार्टिंग वाले जो गढ़वाली साहित्य की रचना करते थे, ये सारे हैं, ठीक है।
बाकी जो जयदेव बहुगुणा यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जयदेव बहुगुणा है। जैसे जयदेव बहुगुणा ने क्या करा है, देखो इनको क्या कहते हैं, गढ़वाली साहित्य के प्रथम कवि किसने कहते हैं, तो जयदेव बहुगुणा को कहते हैं। प्रदीप शाह के टाइम पे, जब प्रदीप शाह था राजा, तो उसके टाइम पे क्या थे ये, तो राज ज्योतिषी थे ये, ठीक है, कौन, जयदेव बहुगुणा, ठीक है। पक्षी संधार इन्होंने क्या लिखी है, कविता लिखी है, गढ़वाली भाषा की पहली लिखित कविता या रचना भी कह सकते हैं इसको, कौन, पक्षी संधार। तो आपके पास कभी आगे फर्दर क्वेश्चन आ सकता है कि पक्षी संधार के लेखक कौन है, तो कौन है, जयदेव बहुगुणा है। और ये क्या है कि गढ़वाली भाषा की पहली लिखित कविता और रचना भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। बाकी तोता कृष्ण गैरोला है, ये गढ़वाली साहित्य का पुनर्जागरण इन्होंने करा था, किन्होंने, तोता कृष्ण गैरोला ने करा था। सदई हो गया, या गढ़वाली कवितावली हो गया, वो किनके द्वारा लिखी गई है, तो तोता कृष्ण गैरोला जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बाकी एक वीरेन डंगवाल भी हैं, वीरेन डंगवाल ने क्या करा है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा लिखी है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुष्चक्र में श्रेष्ठा किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, वीरेन डंगवाल जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 15वां क्वेश्चन है, देखो ये आज लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको, फिर फर्दर अगले 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड के नाम से किया जाता है, तो वो हिमाद्री के नाम से किया जाता है, ठीक है। हिमाद्री के नाम से, जैसे एपण कला इसी के नाम से बिकती है, रिंगाल से बनी जो टोकरियाँ वगैरह होती हैं वो भी इसी ब्रांड के नाम से बिकती हैं, तांबे के जो बर्तन हैं वो भी इसी ब्रांड के नाम से बिकते हैं, जो वुलन्स हैं वो भी इसी के नाम से बिकते हैं, जो पिरुल है वो आगे इसी के नाम से बिकता है, ठीक है। तो UHHDC एक क्या है, संस्थान है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उत्तराखंड हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल, हाँ डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, ये इसी के उसमें है, ठीक, ये हो गया। फिर हाउस ऑफ हिमालय एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांड है उत्तराखंड का, ठीक है, ये अम्ब्रेला ब्रांड है, मतलब इसके अंडर में ही बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे ब्रांड है, और उसी को जब ये बड़ा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, हाउस ऑफ हिमालय हो जाता है, ठीक है। तो हाउस ऑफ हिमालय में क्या है, जैसे कृषि उत्पाद हो गया, मोटा अनाज हो गया, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हाउस ऑफ हिमालय के अंडर में आती हैं। और जो इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं उनको क्या देना है, ग्लोबल मार्केट देना है, ठीक है। कब शुरू हुआ था हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, तो 8 दिसंबर 2023 को हुआ था, देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये आया था, ठीक है, FRI में हुआ था ये। और इसका उद्घाटन किसने करा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा था, ठीक है। फिर इनकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, उत्तराखंड ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य, मतलब कुछ और भी विभाग हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, हाउस ऑफ हिमालय की नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आज के जो PYQ हैं आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।